अपनी बात कहते हुए रघुवीर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान खेल रही थी। वहीं रघुवीर की मुस्कान को देख सिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और वह लगातार रघुवीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जब वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती तो वह गुस्से से रघुवीर को घूरते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा बास्टर्ड, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लीव माई हैंड अदरवाइज आई विल किल यू। सिया की आखिरी लाइन सुनकर रघुवीर के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने एक झटके से सिया को अपनी ओर खींच लिया। रघुवीर के खींचने की वजह से सिया सीधा उसके सीने से जाकर टकरा गई। साथ ही उसे अपने चेहरे पर रघुवीर की गर्म सांसें महसूस होने लगी, जिस वजह से सिया काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। रघुवीर धीरे से सिया के कानों में सांस छोड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, अगर इश्क में मरना पड़े तो कोई गम नहीं, तेरे नजरों के सामने जान जाए तो वो मौत नहीं, एक मुकद्दस कर्म है। सिया के कानों में इतना कहकर रघुवीर एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, मोहब्बत में तेरी हम कुछ ऐसा कर जाएंगे, संग तेरे हम जिए न जिए, बिन तेरे जरूर मर जाएंगे। जैसे ही सिया के कानों में रघुवीर के ये शब्द पड़े उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साथ ही उसे एक अलग सा एहसास भी महसूस होने लगा जो न जाने के ऊपर उसे बड़ा ही अच्छा महसूस करा रहा था। सिया तो इस एहसास में अब पूरी तरह से खो चुकी थी और अब वह ये तक भूल चुकी थी कि रघुवीर ने अब भी उसे सबके सामने अपनी बाहों में भरा हुआ था। उसका बदन पूरी तरह से ढीला पड़ गया और साथ ही उसका चेहरा भी हल्का हल्का गुलाबी होने लगा था। वहीं रघुवीर ने जब सिया की ऐसी हालत देखी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह धीरे से सिया के कानों में अपनी फ्लटिंग टोन में बोला, आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की ना तो याद रखना, आज तो सिर्फ एक किस दी है, अगली बार कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि तुम्हारी सांसें भी इजाजत मांगेगी मेरे करीब आने की, समझी मेरी जंगली बिल्ली। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रघुवीर ने सिया को खुद से कुछ दूर किया और मुस्कुराते हुए अपने ख्यालों में खोई सिया के हाथों में अपना कार्ड रखते हुए उसकी कार की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करके बोला, और रही बात तुम्हारे नुकसान की तो ये रहा मेरा कार्ड, इसमें मेरे असिस्टेंट का नंबर लिखा है, तुम उससे कांटेक्ट करके अपनी कार का हर्जाना ले लेना। इतना कहकर वह मुस्कुरा कर सिया की तरफ देखते हुए आगे बोला, और अगर दोबारा से तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने का तो इसमें मेरा पर्सनल नंबर भी लिखा हुआ है, तुम मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकती हो, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे कॉल या मैसेज का, मेरी जंगली बिल्ली। रघुवीर यह सब सिया से कहे जा रहा था, वहीं सिया इस समय किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जमी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और वहां से पलट कर जाते हुए ऊंची आवाज में बोला, ये दूरियां कुछ पल की ही हैं, तेरा ये रूठना और कुछ पल ही है, अभी तो जा रहा हूँ तुमसे दूर, मगर यह जुदाई भी बस कुछ पल की है, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी हाँ का। इतना कहकर रघुवीर अपनी कार में बैठकर वहां से तेजी से निकल गया। वहीं सिया जो अब भी भीड़ के बीच किसी पुतले की तरह जमी थी, रघुवीर की कार के जाने की आवाज सुनकर वह अपने होश में वापस आई और होश में आते ही जब उसे एहसास हुआ कि रघुवीर ने उसके साथ अभी अभी क्या किया था तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, जिसके साथ वह अपने हाथों में रघुवीर के दिए हुए कार्ड पर उसका नाम पढ़ते हुए गुस्से से बोली, सही कहा मिस्टर आर.वी. राठौर, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारी यह मुलाकात तुम अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाओगे। खुद से ये सब कहते हुए उसकी नजरें लगातार उस दिशा में बनी हुई थी जिस तरफ कुछ देर पहले रघुवीर की कार गई थी। कुछ देर तक ऐसे ही गुस्से के साथ खड़े रहने के बाद सिया भी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। उन दोनों के वहां से जाते ही कॉलेज स्टूडेंट्स की जो भीड़ कॉलेज के गेट के आगे लगी थी वह भी धीरे धीरे छटने लगी। साथ ही उन सभी में कुछ देर पहले सिया और रघुवीर के बीच के इंसिडेंट की ही बातें चल रही थी। कुछ लोग रघुवीर के डेयरिंग होकर सिया को किस करने की बात को काफी एक्साइटेड होकर एक दूसरे से कह रहे थे, तो कुछ लोग रघुवीर की इस हरकत से नाखुश भी लग रहे थे और वह लोग सिया के साथ गलत होने की बात कह रहे थे। शिवांश भी उन सब के बीच सब की बातों को गौर से सुन रहा था, लेकिन वह उनमें से किसी से भी कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी उसकी नज़र भीड़ में खड़ी एक लड़की के ऊपर गई, जिसे देखते ही शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपना हाथ वेव करते हुए उस लड़की से बोला, हे शिवानी, तुम भी यही हो, मुझे तो लगा था तुम अब तक क्लासरूम में पहुंच चुकी होगी। ये लड़की और कोई नहीं, शिवांश की ही एक क्लासमेट थी शिवानी। शिवानी की उम्र भी लगभग शिवांश के ही बराबर की थी। साथ ही उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे, जिस वजह से उसे कॉलेज ब्यूटी क्वीन का टाइटल भी मिला हुआ था। शिवांश की आवाज़ सुनते ही भीड़ में खड़ी शिवानी ने भी अपनी नज़रें शिवांश की तरफ मोड़ी और जैसे ही उसकी नज़रें शिवांश की नज़रों से टकराई तो शिवानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसके साथ वह शिवांश की तरफ आते हुए बोली, हेलो शिवांश, मैं आज मॉर्निंग में कॉलेज आने में लेट हो गई थी, इस वजह से मैं अब तक क्लास में नहीं पहुंची।
वो सब छोड़ो, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर शिवांश मुस्कुराकर शिवानी को जवाब देते हुए बोला, बस वही जो तुम और बाकी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कर रहे थे। मतलब? शिवानी सवालिया लहजे में शिवांश से बोली। मतलब अभी हुए इंसिडेंट को देख रहा था, शिवांश जवाब देते हुए बोला। जिस पर शिवानी ने ओ में जवाब दिया और फिर उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। वह दोनों इस समय खामोशी के साथ धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। उन दोनों के ही मन में इस समय ढेर सारी बातें चल रही थी, लेकिन वह दोनों अभी इतने क्लोज नहीं थे कि वह एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकें, जिस वजह से उनके बीच और कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा था और वह शांति के साथ क्लासरूम की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। काफी देर तक उन दोनों के बीच ऐसी ही चुप्पी छाई रही और फिर जब अंत में शिवांश और इस चुप्पी को नहीं झेल पाया, वह शिवानी से इंसिडेंट की ही बात करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है शिवानी, कुछ देर पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में क्या तुम अपनी बात नहीं कहोगी? शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, जिसका जवाब देने से पहले ही शिवानी का चेहरा गुस्से से भर गया और वह उसी गुस्से के साथ बोली, इसमें क्या कहने की बात है शिवांश? वह लुच्चा लफंगा आदमी बीच सड़क में सभी के सामने एक लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी को देखकर ही मुझे घिन महसूस हो रही है और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उसका गला दबाकर उसे जान से मार दूं। न जाने उसके घर वालों ने उसे कैसी एजुकेशन दी है। अगर वह लुच्चा इंसान मेरे परिवार से होता तो मैं उसे घर वालों से कहकर जेल भिजवा देती, और वैसे भी इसके घर वाले भी कोई अच्छे लोग तो बिल्कुल नहीं होंगे जो उन्होंने ऐसे लुच्चे लफंगे अयाश लड़के को अब भी अपने घर में रखा है। ऐसे इंसानों के लिए तो एक ही जगह बिल्कुल परफेक्ट है, जेल। क्योंकि ऐसे लोग सच में समाज के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। शिवानी की सारी बातें सुनकर तो शिवांश का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शिवानी भी और लड़कियों की ही तरह उस आदमी यानी उसके बड़े भाई की डेयरिंग हरकत से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होगी। और यही सोचकर उसने शिवानी से यह सवाल भी किया था कि जब शिवानी उस इंसान यानी उसके बड़े भाई की तारीफ करेगी तो तब जाकर शिवांश उसे बताया कि वह डेयरिंग इंसान असल में उसका बड़ा भाई था, लेकिन उसे कहाँ पता था शिवानी तो उसके भाई को लुच्चा लफंगा बना देगी। शिवांश ने तो ऐसी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन उसके अंदाजे से विपरीत शिवानी को तो उसके भाई की हरकत पर गुस्सा आने लगा था। शिवांश को तो शिवानी की पूरी बात सुनकर तेज खांसी आने लगी थी और वह जोर जोर से खांसने भी लगा। शिवांश को इस तरह खांसते हुए देखकर शिवानी तुरंत उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली, क्या हुआ शिवांश? अचानक तुम्हें इतनी जोर से खांसी क्यों आने लगी? जिस पर शिवांश मुश्किल से अपनी खांसी कंट्रोल करते हुए बोला, कुछ नहीं, वह शायद मुझे बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है मौसम की वजह से। आजकल वैसे भी मौसम कितना ठंडा है ना। उसका ये जवाब सुनकर शिवानी दंग रह गई और वह हैरानगी से शिवांश की तरफ देखने लगी और उसी हैरानी में उसके मुंह से निकला, ठंड का मौसम। इतना कहकर वह अजीब ढंग से शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, शिवांश ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी समर का मौसम चल रहा है और तुम ठंड का मौसम बता रहे हो। शिवानी की यह बात सुनकर शिवांश को एहसास होता है कि वह हड़बड़ाहट में शिवानी से क्या बोल गया, और फिर वो तुरंत खांसते हुए जल्दी से अपनी बात को ठीक करते हुए बोला, अरे मेरा कहने का मतलब था ठंडा। हाँ, ठंडा पी लिया था मैंने, जिस वजह से मुझे ठंड हो गई। शिवांश का ये जवाब सुनकर तो शिवानी उसे और भी ज्यादा अजीब नजरों से देखने लगी, जिसे देखकर ही शिवांश को एहसास हो गया था कि वह हड़बड़ाहट में फिर कुछ गलत बोल गया और फिर वह तुरंत अपनी बात ठीक करते हुए बोला, अरे शिवानी, मेरा कहने का मतलब था कि कल जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, जिस वजह से मुझे कोल्ड और खांसी दोनों हो गई। जिस पर शिवानी ने ओ में जवाब दिया, जिसके बाद एक बार फिर से कुछ देर के लिए उनके बीच सन्नाटा पसर गया। वही शिवांश इस बीच अपने चेहरे पर आया पसीना तुरंत साफ करने लगा। तभी उसके कानों में शिवानी का सवाल पड़ा, वह सब छोड़ो शिवांश, अभी जो कुछ हुआ उसमें तुम्हें क्या लगा, कौन गलत है? शिवानी का सवाल सुनते ही एक पल के लिए तो शिवांश हड़बड़ा गया, लेकिन फिर वह शिवानी को जवाब देते हुए बोला, गलत है? अरे वह लड़का ही गलत है। ऐसे बीच सड़क किसी लड़की के साथ जबरदस्ती किस थोड़ी किया जाता है। ऐसे लोगों को तो सच में जेल ही होनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही हो शिवानी, ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इतना कहकर वो अपने मन ही मन में धीरे से बोला, माफ करना भाई, मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। वैसे भी आपको मेरी इन बातों से फर्क भी कहाँ पड़ता है, लेकिन फिर भी सॉरी बिग ब्रो। जहाँ एक तरफ शिवांश अपने बड़े भाई की बुराई करते हुए दिल ही दिल में उससे माफी मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिया की कार उसके ऑफिस के बाहर रुकी और वह गुस्से के साथ ऑफिस के अंदर जाने लगी। उसे आते देख उसकी फ्रेंड और उसकी असिस्टेंट चेतना उससे बोली, क्या बात है सिया, आज तू इतना लेट कैसे हो गई? लेकिन सिया उसके सवाल का कोई जवाब न देते हुए गुस्से से बोली, चेतना
तुरंत आरवी राठौर के खिलाफ एक PIL फाइल करो, अभी के अभी। सेक्शन डालो अटेम्प्ट टू मर्डर और फोर्सफुल असॉल्ट। अब बहुत हो गया, इस बार उसे कोर्ट के कटघरे में खड़ा देखना है मुझे। अपनी दोस्त को इतने गुस्से में ये सब कहते हुए सुनकर चेतना दंग रह गई और वह हैरानी के साथ सिया को देखते हुए बोली, सिया आखिर तुझे हुआ क्या है, तू इतना गुस्से में क्यों है? और यह आरवी राठौर कौन है जिसने तुझे इतना गुस्सा दिला दिया? जिस पर सिया गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए जवाब में बोली, यह एक कमीना आदमी है जिसे ना तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी आती है, ना ही यह समाज में रहने के लायक है। इतना कहकर सिया ने उसे सब कुछ बता दिया। रघुवीर से पहली मुलाकात से लेकर उसका सिया को जबरदस्ती किस करने तक की सारी बातें वह पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए उसे सब बता रही थी। सिया की पूरी बात सुनकर चेतना भी दंग रह गई और वह हैरानी से सिया के हाथों में मसले हुए रघुवीर के विजिटिंग कार्ड को देखने लगी। वहीं सिया गुस्से में चेतना से आगे बोली, और सुनो चेतना, SP नारायण दत्त के खिलाफ भी एक और PIL समन ठोक दो, कोर्ट में FIR ना लिखने का, अपराधी को बचाने का और केस दबाने की घटिया साजिश का। अब किसी की वर्दी उसे सच्चाई से बड़ा नहीं बना सकती, समझी तुम? जिस पर चेतना और भी ज्यादा हैरान होकर सिया की तरफ देखने लगी और उससे बोली, सिया अब SP नारायण दत्त ने क्या किया जो तुम उसके खिलाफ भी PIL सबमिट करवा रही हो? जिस पर सिया गुस्से के साथ ही चेतना से बोली, तुम्हें जितना पता है ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने झेला है। जब मैं थाने गई थी अपनी रिपोर्ट लिखवाने तो SP नारायण दत्त ने साफ मना कर दिया। ऊपर से उल्टा मुझे ही कटघरे में खड़ा करने लगा, कहने लगा कि मैं मिस्टर आरवी राठौर को गलत समझ रही हूँ। वो तो ऐसे इंसान है ही नहीं, और तो और उनका बचाव करने लगा जैसे कोई वकील हो। यहाँ तक कि मुझे धमकाने लगा, बोला कि अगर मैंने एक भी शिकायत दर्ज की तो मुझे अंदर करवा देगा। सोचो, मेरे साथ ऐसा हुआ है और आरोपी के बजाय मुझे जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। ये इंसाफ है क्या? ये सब कहते हुए सिया गुस्से से कांपने लगी थी। सिया को अब भी वह घड़ी याद थी जब वह यहाँ आने से पहले थाने में जाकर अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट लिखाने गई थी। लेकिन थाने के इंचार्ज SP नारायण दत्त उल्टा उसे ही समझाने लगे थे कि उसे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। साथ ही वह रघुवीर की तारीफ में उसे काफी सारी बातें बोलने लगे थे जिन्हें सुनकर तो सिया का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। वह सारी घटना याद करके सिया को इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से के कारण उसने अपनी मुठियां भींच ली थी, जिसके कारण उसके नाखून उसकी कलाइयों में गड़ रहे थे। सिया की यह बात सुनकर तो चेतना और भी ज्यादा हैरान हो गई थी और हैरानी से ही रघुवीर के विजिटिंग कार्ड को सिया के हाथों से लेकर उसमें उसका नाम पढ़ने लगी। उसका नाम पढ़ते हुए चेतना को कुछ अजीब सा लगा तो वह सिया से बोली, सिया, तुझे नहीं लगता कि ये आरवी राठौर नाम कुछ जाना पहचाना सा है? मुझे लग रहा है मैंने पहले भी इसके बारे में कहीं सुना है। और सच कहूँ तो मुझे लगता है तुझे ये मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं बस तेरे लिए थोड़ा परेशान हूँ, कहीं ये तेरे लिए किसी बड़ी मुसीबत की वजह ना बन जाए। देख, तेरे लिए SP नारायण दत्त की बात मानने में शायद समझदारी हो। उनके बारे में तो मैंने हमेशा यही सुना है कि वो हमेशा सच का साथ देते हैं और कभी किसी गलत काम या घूसखोरी जैसे मामलों में शामिल नहीं रहते हैं। अगर ऐसा कोई अफसर तुझे रुकने की सलाह दे रहा है तो शायद हमें एक बार ठहर कर सोच लेना चाहिए। तू चाहे तो हम मिलकर और रास्ते भी देख सकते हैं। वहीं अपनी दोस्त को भी अपना साथ न देते हुए देखकर सिया का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह चेतना को ही गुस्से से घूरते हुए बोली, तो तुम क्या चाहती हो चेतना कि मैं ऐसे मवाली इंसान को खुलेआम घूमने दूं? आज उसने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है, हो सकता है कल किसी और के साथ करे और ऐसा करते करते हो सकता है उसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाए कि वह कल के दिन किसी मासूम लड़की का रेप करने में भी पीछे ना हटे। चेतना, तू जानती है हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और मैं तो एक लॉयर भी हूँ जिसका काम ही गलती करने वाले को सजा दिलवाने का और निर्दोषों को बचाने का होता है। इतना कहकर वह एक गहरी सांस लेकर आगे चेतना पर चिल्लाते हुए बोली, और अब जब मेरे साथ ही गलत हो रहा है तो मैं भला इसके खिलाफ आवाज क्यों ना उठाऊं? आखिर तुम चाहती क्या हो चेतना कि मैं अपने खिलाफ ही गलत होने दूं? अगर मैं ऐसा होने दूंगी तो मैं भला किसी को क्या न्याय दिला पाऊंगी? जब मैं खुद को न्याय दिलाने के लिए ही नहीं खड़ी होंगी तो मैं दूसरों के लिए कैसे खड़ी हो पाऊंगी? सिया को इतने गुस्से में उससे ये सब कहते हुए सुनकर चेतना समझ गई कि उसकी दोस्त अब उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। इसीलिए उसने आखिर सिया से इस बारे में कुछ भी ना कहने का फैसला लिया और उसे शांत करते हुए बोली, चल ठीक है सिया, तुझे जो करना है कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन तू अभी अंदर तो चल, देख हम अभी सड़क पर हैं और देख आसपास कितने लोग भीड़ लगा चुके हैं। चल ऑफिस के अंदर बैठकर बात करते हैं और मैं कुछ देर में 2 PIL बनाकर कोर्ट में सबमिट कर दूंगी। ओके?
चल अब अपना गुस्सा थूक दे और अंदर चल। चेतना के ये कहने पर सिया को भी एहसास हुआ कि वह इस समय अपने ऑफिस के बाहर खड़ी थी और यह याद आते ही वह अपने चारों तरफ देखने लगी जहां इस समय लोगों की भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई थी। ये देख सिया ने खुद के गुस्से को बड़ी मुश्किल से शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर चेतना के साथ ऑफिस के अंदर चली गई, जहां एक तरफ सिया रघुवीर के ऊपर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रघुवीर इस समय एक बड़े से हॉल में चेहरे पर क्रूरता भरे भाव लिए और अपने हाथों में एक बड़ा सा धारदार नुकीला खंजर लिए हुए एक बड़े से सिंहासन नुमा सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इस समय खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, साथ ही उसके पैरों के नीचे एक आदमी बुरी तरह खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था, जिस पर रघुवीर ने अपना एक पैर रखा हुआ था और जमीन पर गिरे हुए आदमी को किसी हैवान राक्षस की तरह घूरे जा रहा था। रघुवीर के इतने भयानक एक्सप्रेशन देखकर वह आदमी जो रघुवीर के पैरों के नीचे लगभग मरने की हालत में था, वह अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, मम्मू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। उसके इतना कहते ही रघुवीर की आंखों में एक ठंडी बेरहमी उतर आई। उसने सिर झुकाया, जमीन पर पड़े जख्मी आदमी के चेहरे को अपने जूते की नोक से उठाया और बर्फ जैसी नजरों से घूरते हुए क्रूर लहजे में कहा, तुझे माफ कर दूं? क्यों करूं मैं तुझे माफ, और क्यों जाने दूं तुझे? क्या तूने उन मासूम बच्चों को जाने दिया था जब वह तेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे? लेकिन तुम लोगों ने उन सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। क्या तूने उस 12 साल की छोटी बच्ची आराध्या को जाने दिया था, जो तुझसे रहम की भीख मांगते रही और तू और तेरे सारे साथी उसे बेरहमी से नोचते रहे और तब तक उसके साथ हैवानियत करते रहे जब तक वह मर नहीं गई? क्या तूने उन बूढ़े लोगों को जाने दिया था जो तुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहे लेकिन तूने उन्हें बेरहमी से काट डाला था? क्या तूने उन सभी लड़कियों को जाने दिया था जिन्हें तुम लोगों ने किडनैप करके जबरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे में उतरने पर मजबूर कर दिया था? बोल, क्या तूने जाने दिया था उन सभी को? इतना कहकर रघुवीर ने कसकर उसके मुंह पर लात मारी, जिससे उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन रघुवीर इस पर कोई ध्यान न देते हुए अपने हाथों के खंजर को सीधे उसकी छाती में गाड़ते हुए बेहद क्रूर और निर्दयता भरे स्वर में बोला, कान खोलकर सुन ले विक्रांत आहूजा, आर.वी. राठौर की अदालत में माफी या दया जैसे कोई शब्द नहीं होते, यहाँ होता है तो केवल न्याय। इतना कहकर रघुवीर ने विक्रांत आहूजा को अपने धारदार खंजर से 2 हिस्सों में फाड़ डाला। इसी के साथ पूरे हॉल में विक्रांत की दिल दहला देने वाली अंतिम चीख गूंज उठी। वहीं हॉल के बीचों बीच विक्रांत के शरीर के 2 हिस्सों के ठीक सामने रघुवीर इस समय खून से नहा चुके किसी नरक दानव की तरह दिखाई दे रहा था, जो रक्त के समुद्र में डुबकी लगाकर आया हुआ हो। उसके चारों तरफ काले कपड़े पहने हुए रघुवीर के लोग भी रघुवीर का ये रूप देखकर थर थर कांप रहे थे, लेकिन उनसे भी बुरी हालत तो इस समय जमीन पर बुरी तरह घायल पड़े विक्रांत के लोगों की हो रही थी, जो विक्रांत का ऐसा अंजाम देखकर खौफ के कारण थरथराने लगे थे। उनमें से तो कुछ लोगों ने रघुवीर के इस रूप को देखकर अपने कपड़े तक खराब कर लिए थे। उन सभी को तो इस समय रघुवीर किसी भयानक नरक दैत्य की तरह दिखाई दे रहा था, जो उन्हें बड़ी बेरहम मौत देने वाला था। लेकिन रघुवीर उनकी ऐसी हालत पर बिना कोई ध्यान दिए एक सख्त आवाज में बोला, जय, क्या पता चला उन सभी लड़कियों को कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है? जय, जो रघुवीर के ही आदमियों के बीच खड़ा था, अचानक रघुवीर का सवाल सुनकर सहम गया। उसने तुरंत अपने थूक को निगला और हकलाते हुए रघुवीर से कहा, बबोस, उन 50 लड़कियों में से 12 लड़कियों का तो पता चल गया है कि उन्हें किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन बाकी बची 38 लड़कियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। जय का ऐसा जवाब सुन रघुवीर उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगा, जिसे देख जय भीतर तक कांप गया। वहीं रघुवीर अपना खंजर जय की तरफ दिखाते हुए बेहद डरावनी आवाज में बोला, जय, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास उन सभी लड़कियों का पता लगाने का, और अगर इन 10 दिनों में तुम उन सभी का पता नहीं लगा पाए तो याद रखना, इस खंजर का अगला शिकार तुम होगे। रघुवीर की धमकी और उसके हाथों के खंजर को देखकर जय की तो आत्मा तक कांपने लगी और वह रघुवीर को लड़खड़ाती आवाज में जवाब देते हुए बोला, जी बॉस, आपका काम हो जाएगा। मैं 10 दिन में उन सभी लापता 38 लड़कियों का पता लगा लूंगा। इतना कहते हुए जय अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को साफ करने लगा। वही जय का जवाब सुनकर रघुवीर उससे बोला, तुम्हारे लिए यही सही होगा। इतना कहकर वह जय को नजरअंदाज कर जय के पीछे खड़े 31 से 32 साल के आदमी को देखते हुए बोला, राघव, तुम अपने साथ अपनी पूरी टीम ले जाकर उन सभी 12 लड़कियों को वापस लेकर आओगे, और इस दौरान अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करता है तो उसे उसी समय मौत के घाट उतार देना, फिर चाहे वह किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट। राघव बासु रघुवीर की ब्लैक ईगल आर्मी का कमांडर एंड चीफ था,
जय के बाद रघुवीर अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था तो वह राघव के ऊपर ही करता था। वही राघव को भी पूरी ब्लैक ईगल आर्मी में ब्लैक ईगल यानी रघुवीर की परछाई कहा जाता था। रघुवीर के बाद अगर किसी और को नरक दूत कहा जाता था तो वह राघव ही था। जहां एक तरफ जय रघुवीर के साथ रहकर उसे सारी जानकारियां देता था, तो वही राघव रघुवीर के लिए हर मिशन को लीड करने का काम करता था। कहने के लिए तो राघव एक अनाथ था, लेकिन रघुवीर उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था और शिवांश की तरह ही प्यार भी करता था। वही राघव के लिए तो रघुवीर किसी देवता के समान था जिसने उसके जैसे अनाथ को एक अच्छी जिंदगी जीना सिखाया था। साथ ही वह रघुवीर के हर एक ऑर्डर को भगवान के आदेश की तरह मानता था। रघुवीर के इस ऑर्डर पर राघव अपना सर झुकाकर रघुवीर से बोला, जी बॉस, मैं अगले 2 हफ्ते में उन सभी लड़कियों को उनके घर वापस ले आऊंगा। ये सब कहते हुए राघव के चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ साफ देखा जा सकता था। इसके बाद रघुवीर ने अपनी क्रूर नजरें विक्रांत के सभी आदमियों के ऊपर की और फिर अपने एक आदमी की तरफ देखकर उससे बोला, देव, ये सभी लोग भी विक्रांत के सभी पापों के साथी हैं, तो इन सभी को भी उसी के पास पहुंचा दो। देव जय का छोटा भाई होने के साथ साथ रघुवीर की आर्मी का एक लीडर भी था। जय और राघव की ही तरह देव भी रघुवीर के हर एक ऑर्डर को किसी सम्राट के हुक्म की तरह मानता था। रघुवीर का आदेश मिलते ही देव की आंखों में एक वहशी चमक दौड़ गई। उसने विक्रांत के आदमियों की तरफ अपनी दरिंदों जैसी नजर घुमाई और एक क्रूर राक्षसी मुस्कान के साथ अपने साथियों की ओर इशारा कर दिया। अगले ही पल रघुवीर के लोग उन सभी को जमीन पर घसीटने लगे, जैसे वो इंसान नहीं, बस कचरा हूं। वो सब अपने जीवन की भीख मांगते रहे, रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वहां मौजूद किसी भी आदमी की आंखों में उनके लिए एक बूंद भी दया नहीं थी। उनकी चीखें, करुणा और प्रार्थनाएं सब रघुवीर के आदमियों के लिए महज शोर थी, जो उनकी बेरहमी को और भी ज्यादा सुकून देती थी। उन सबको बेरहमी से ठिकाने लगाने के बाद जय फौरन आगे बढ़ा और रघुवीर को एक साफ तौलिया थमाया। रघुवीर ने खून से सने अपने हाथ और चेहरे को पोंछा और बर्फ जैसे शांत चेहरे के साथ बाथरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद रघुवीर अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे में एक गहरी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे जय के दरवाजा खोलने की आवाज ने तोड़ा। जय ने तेजी से आगे आकर एक मोहर लगी फाइल उसकी टेबल पर रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, बॉस, कोर्ट की तरफ से आपके नाम एक समन आया है। किसी सिया बजाज नाम की लॉयर ने आप पर धारा 354 मॉलेस्टेशन, 376 अटेम्प्ट टू रेप और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज कराया है। रघुवीर एक पल को शांत बैठा रहा। जय की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि रघुवीर की आंखों में एक तस्वीर तैरने लगी, वो गुस्से से भरी आंखें, वो जुनूनी चीख और वह झलक जो उसे किसी और ही दुनिया में ले गई। फाइल को छूने के बजाय वह थोड़ी देर तक सिर्फ देखता रहा, जैसे नाम पढ़ते ही सब कुछ थम गया हो। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, होठों पर हल्की मगर बेहद पागलपन भरी मुस्कान तैर गई और उसने धीरे से बोला, ओह, तो मेरी जंगली बिल्ली का नाम सिया बजाज है। फिर उसकी आंखें झपकना भूल गईं और चेहरा जुनून से भर गया। इंटरेस्टिंग मिस सिया बजाज, इंटरेस्टिंग।